हाँ बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में आखिरी में मैंने एक गलती कर दी थी कि ये जो हमारे पास डायग्राम था इस तरह से, तो इस तो एक था यहाँ पे था और ये पॉइंट, ये भी एक ग्राफ का पार्ट है, ये भी ग्राफ है। मैंने गलती से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी, तो ये लाइन को मैंने गलती से यहाँ पे बोल दिया था कि ये फंक्शन है, जबकि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये दो जगह कट कर रहा है, ये दो जगह कट कर रही है लाइन, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास आते हैं सम स्पेशल फंक्शन। कुछ स्पेशल फंक्शन है जो हमने प्रीवियस 11th क्लास में नहीं पढ़े हैं, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट में यानी बॉक्स ब्रैकेट में एक्स को लिखते हैं, तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल ब्रैकेट में या बॉक्स ब्रैकेट में भी कहते हैं, लिखते हैं। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, बॉक्स फंक्शन भी कहा जा सकता है। बॉक्स, क्योंकि ये बॉक्स वाले ब्रैकेट में होता है इसलिए इसको बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो हमारे को 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, GIF, शॉर्ट में हम इसको GIF बोलेंगे। अगर 2.7 का हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी, वैल्यू 2। यानी इसका मतलब क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट, ये किसको कंसीडर करता है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को कंसीडर करता है। ये किसको कंसीडर कर रहा है, इंटीग्रल पार्ट को। यानी 2.7 में इंटीजर कितना है, 2, तो ये 2 को कंसीडर कर रहा है। 3.5 की बात करें तो 3.5 में इंटीजर पार्ट क्या है, 3, तो ये 3 आ गया। इसी तरह से 2.1 में इंटीग्रल पार्ट क्या है, 2, तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 का क्या हो गया, 2 हो गया। 2.00001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इंटीग्रल पार्ट लेना है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, हमारे को सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है, डेसिमल पार्ट छोड़ना है। जैसे अगर हम बात करें पाई की, तो पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि पाई हम जानते हैं क्या होती है वैल्यू, 3.14 एटसेट्रा होती है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह से ई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 2.71 अप्रॉक्स, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2। अब ध्यान रखना है हमारे को नेगेटिव नंबर के लिए। सपोज करो हमारे पास -2.1 है, तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3। ध्यान रखिए, -3 होगा। हम ये किस तरह से डिसाइड कर रहे हैं, छोटा नंबर ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं लेकिन नंबर क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं। जैसे 2.7 है, तो 2.7 कौन से दो इंटीजर के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। 3.5 कौन से दो इंटीजर के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें माइनस का 2.1 जो नंबर है वो -3 और -2 के बीच में है, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3। इसी तरह से -4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -5। क्यों होगा -5, क्योंकि ये -5 और -4 के बीच में है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ग्राफ वगैरह पर आते हैं, या ग्राफ से रिलेटेड पहले बनाने से पहले हम इसको पूरा डिफाइन करेंगे, क्योंकि ग्राफ हम तभी बना पाएंगे जब y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल हम हटा पाएंगे। जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल नहीं हटेगा तब तक हम इसका ग्राफ नहीं बना सकते। तो वो कैसे हटेगा, इसको देखते हैं। y इक्वल टू हम एफ एक्स की बात कर, y इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं। अगर हमने मान लिया कि x की वैल्यू 0 क्लोज से 1 ओपन तक है, यानी 0 इंक्लूड है और 1 ओपन यानी 1 इंक्लूड नहीं है, तो हम जानते हैं जैसे कोई सा भी वैल्यू ले ली, 0.1, 0.2, 0.3 या 0.99 तक ले लिया, तो हम जानते हैं 0.1 की वैल्यू भी लेंगे या 0.2 लेंगे या 0.99 लेंगे, इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो x की वैल्यू अगर 0 क्लोज से 1 ओपन तक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी इसकी। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 1 क्लोज से 2 ओपन तक है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसी तरह से x की वैल्यू अगर 2 क्लोज से 3 ओपन तक है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। इसी तरह से अगर -1 से 0 के बीच में है, तो अभी हमने माइनस वाले का भी देखा था, तो -1 से 0 के बीच में है तो वैल्यू क्या आएगी, -1, और -2 से -1 के बीच में है तो वैल्यू क्या आएगी, -2। ये भी ध्यान रखना है अपन को कि अगर कोई इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो ही रहेगा। यानी सपोज करो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3। इसी तरह से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर वैल्यू इंटीजर इटसेल्फ है तो वो एज इट इज ओपन हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ ग्राफ बनाने से पहले। जैसे एग्जाम्पल लिया, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2 है तो हमको x निकालना है, तो किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, आप सोचें एक बार। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब आ सकता है, जब वो नंबर 2 और 3 के बीच में हो, यानी x 2 पर तो क्लोज हो और 3 पर ओपन हो। यानी कोई भी नंबर x जो 2 क्लोज से लेकर 3 ओपन तक होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, और किसी का नहीं आ सकता। तो जब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 2 से 3 ओपन तक। इसी तरह से अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करें, अगर वो -3 है
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 कब आएगा, जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 से लेकर -2 के बीच में होगा। तो यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से -2 ओपन के बीच में इसकी वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7 है तो क्या ये पॉसिबल है, 2.7 अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम सबसे पहली बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही क्या होता है कि इंटीग्रल वैल्यू, ये इंटीग्रल वैल्यू है ही नहीं। अगर हम बात करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2.7, जो कि एक इंटीजर नहीं है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर डेसिमल में आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि x क्या हो जाएगा 5, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है रियल नंबर जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7 आ जाए। तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, फोर्थ ऑप्शन अगर हम ले रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा या बराबर है, ठीक है, 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, तो अगर 4 से छोटा है तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है बराबर या 4 से छोटा है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2 या 3। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 1 मानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 से 2 ओपन। ऐसी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 है तो इसका ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 क्लोज से 3 ओपन, और ऐसी ये क्या हो जाएगा 3 क्लोज से 4 ओपन। और इन सबका हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, क्योंकि हमने केस बनाया या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। जब या बोलते हैं यानी केसेस बनते हैं तो हम क्या करते हैं, सबका यूनियन लेते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 से 4 ओपन। ये हमारा इसमें आंसर आया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करना है, f(x) हमने ले लिया, तो ये भी अपन ने निकाला ही था कि अगर 0 से 1 है, तो ये भी अपन ने टेबल बनाई थी। तो इसका आप ग्राफ बना रहे हैं, यानी x जब 0 से 1 के बीच में है, जब x 0 से 1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये 0 आ गई, ये 0 आ गई। लेकिन 1 पर ओपन बनाना है। 1 पर ओपन क्यों बनाना है, क्योंकि 1 पर ओपन है। अब अगर x 1 से 2 ओपन है, यानी 1 से 2 ओपन है, यानी x यहाँ है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो 1 की सीध में आ जाएंगे हम, 1 की सीध में ये बन गया हमारा ग्राफ। ये ऐसे ही जब x 2 से 3 ओपन है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2 से 3 की वैल्यू में ये 2 आ गया, ये इस तरह से। ऐसे ही 3 से 4 में क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 से 4 में ये आ जाएगी। तो ये इसका ग्राफ बना रहा है। अब अगर x की वैल्यू क्या है, -1 से 0 है, तो -1 से 0 पर वैल्यू क्या आ रही है -1, तो -1 कहाँ आ गया, ये -1 पर क्लोज है, लेकिन यहाँ पे 0 की तरफ क्या आ गया ओपन। इसी तरह से जब x की वैल्यू -2 से -1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है, तो -2 इधर सीध में ले लेंगे तो ये -2 आ गया और इधर -1 पर ओपन आ गया। तो यह इसका ग्राफ बनेगा, इस तरह से ये बन रहा है। तो ये कुछ सीढ़ियाँ टाइप सी बन गई हैं, लैडर टाइप बन गया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, GIF को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पर। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। कोई भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, x से छोटा होगा या बराबर होगा। जैसे 2.1 है तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2, यानी 2.1 से छोटा होता है, और x - 1 से बड़ा होगा, यानी 2.1 की बात करें तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, और 2.1 - 1 करेंगे यानी 1.1 आया, तो ये होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये ध्यान रहे कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने नंबर से छोटा होता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसके छोटा होता है या बराबर होता है। क्योंकि अगर इंटीजर वाला केस है तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, तो उस केस में बराबर आ जाएगा। किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का दोबारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, फिर दोबारा के भी दोबारा ले लें, बार बार में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है इंटीग्रल वैल्यू लेनी, और इंटीग्रल वैल्यू का अगेन अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो वो खुद ही आता है नंबर इटसेल्फ। सपोज करो हमने 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, फिर 2 का दोबारा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 2 ही आएगा, फिर दोबारा लेंगे तो भी 2 ही आएगा। तो कितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा लो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो उसका सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक और प्रॉपर्टी है x + - m का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ m क्या ले रहे हैं हम, इंटीजर ले रहे हैं, m क्या ले रहे हैं हम, इंटीजर ले रहे हैं। तो जब किसी नंबर में इंटीजर ऐड कर रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं, तो हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर ला सकते हैं, प्लस माइनस वाला इंटीजर पार्ट उसको बाहर ला सकते हैं, यानी m को हम बाहर ले जा सकते हैं। ध्यान रहे ये m क्या होना चाहिए, इंटीजर, तभी हम बाहर ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं।
ऐसे ही हमारे पास m इंटू एक्स कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो m यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में m बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। प्लस माइनस में तो m बाहर आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई में m बाहर नहीं आएगा, इंटीजर बाहर नहीं आएगा, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, वो क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स का जो सम होगा उसकी दो वैल्यू हो सकती है। अगर x इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। जैसे अपना एग्जांपल ले लें, 2 ले लिया x की वैल्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर -2। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, तो दोनों का सम क्या आ गया 0। अब अगर हम बात करें कि अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा उस केस में। वो क्यों हो रहा है देखें अपन एक एग्जांपल, मैंने x की वैल्यू 2.1 रख दी, अगर इसकी वैल्यू 2.1 रख दी हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2.1 हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस का 2.1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी -3, और दोनों का सम कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो ये है इसकी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बहुत अच्छी तरह से। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व द इक्वेशन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x है इज इक्वल टू x² - 3x - 1। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने केस बना लिया, केस 1 व्हेन x इज इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से 0 हो जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू x² - 3x - 1। यहाँ को मैंने x को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 + -9 + 4/2। तो यहाँ पर हमने माना क्या था, x एक इंटीजर माना था, लेकिन x की जो वैल्यू आ रही है वो नॉन इंटीग्रल आ रही है। ये क्या है, नॉन इंटीग्रल आ रही है, यानी इस केस में आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन, क्योंकि हम जो मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। तो इस केस में आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन। अब दूसरा केस लेते हैं, केस 2 व्हेन x इज नॉट इंटीजर। अगर x इंटीजर नहीं है, तो अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x² - 3x - 1, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है 1 और 2। यहाँ पर अगेन हमने माना है कि x इंटीजर नहीं है, लेकिन x की वैल्यू इंटीजर आ रही है, तो मतलब वही जो हमने माना वो गलत हो रहा है। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन आया। अब हम आगे पढ़ते हैं, एक और टाइप का हमारे पास स्पेशल फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इस फंक्शन को डिनोट करें तो क्या होता है, f(x) इक्वल टू क्या होता है, इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे उसको बॉक्स ब्रैकेट में लिखते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर को, इसको करली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम शॉर्ट में FPF कहते हैं। ये सीधा सीधा है, जैसे उसमें इंटीजर लिया था, इसमें हम क्या लेंगे, सीधा सीधा फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे। जैसे 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.1, यानी फ्रैक्शनल वाली वैल्यू, डेसिमल वाली वैल्यू लेंगे। 2.9 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या हो जाएगा 0.9। ऐसे ही -2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस का 0.9, और ऐसे ही माइनस का 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.1। ये ध्यान रखिए कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब -2.1 का हम फ्रैक्शनल पार्ट कर रहे हैं तो -2.1 का वैल्यू को अगर हम सोल्व करें तो -2 आएगा, प्लस माइनस का 1 आएगा ये। तो माइनस का 0.1 हम फ्रैक्शनल पार्ट ले नहीं सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, और 0 यानी नॉन नेगेटिव नंबर होता है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 घटा देंगे, और 1 घटाएंगे तो 1 जोड़ेंगे। तो ये इस तरह से लिखेंगे -1 प्लस 1 प्लस माइनस का 0.5, तो ये वैल्यू क्या आ गई -4 और प्लस का 0.9। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.1 का, माइनस के 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया 0.9 आया। कितना आया 0.9, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट कितना आया -4, ध्यान है -4, ठीक है। इसी तरह से -2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है, क्लियर। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ई का अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है तो अपन बोलेंगे कि कितना होगा, क्योंकि ई की वैल्यू हम जानते हैं 2.71 अप्रॉक्स होती है, तो इसका फ्रैक्शनल पॉइंट क्या हो जाएगा 0.71। लेकिन ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, पूरी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम ई की खुद ही इरेशनल नंबर है तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं जानते।
तो ई का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम लिखेंगे ई माइनस टू, यानी इंटीग्रल पार्ट हटा दो, इंटीग्रल पार्ट हटा दिया हमने, तो ई में से माइनस टू कर दिया। इसी तरह से माइनस पाई का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस फोर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस थ्री पॉइंट समथिंग होती है, तो माइनस पाई प्लस फोर कर दिया। क्लियर, क्योंकि उसको हमको पॉजिटिव बनाना है। पाई का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, ओ इंटीग्रल पार्ट सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, पाई माइनस थ्री। इसी तरह से माइनस पाई स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, टेन माइनस पाई स्क्वायर। ये चीज़ सबको समझ में आई, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। अगर हम माइनस का नंबर ले रहे हैं तो हमने उसका अगला इंटीजर ऐड कर दिया, जबकि अगर हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो उसका जो लीस्ट इंटीजर है वो अपन ने माइनस टू कर दिया। इस तरह से हमको समझना है। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ किस तरह से हम बना सकते हैं, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, उससे पहले यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। अगेन जब ग्राफ बनाना होता है तो हमको क्या करना होता है कि x को, ये फ्रैक्शनल पार्ट को हटाना होगा। तो ये इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं कि अगर x 0 से 1 के बीच में है, जैसे 0.9 बोल लिया, तो 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.9 एज इट इज होगा, यानी उस केस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से 2 के बीच में है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, हम सपोज करते हैं कोई नंबर ले लेते हैं 1.1, तो 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.1, यानी हमने क्या किया, x में से 1 में से 1.1 में से 1 घटा दिया, यानी x माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर x का वैल्यू हम 2 से 3 के बीच में ले रहे हैं, तो सपोज करो 2.3 लिया, तो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.3, तो हमने क्या किया, 2.3 में से 2 घटा दिया, यानी x माइनस 2। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में ले लिया, जैसे 0.4 ले लिया, 0.4 ले लिया माइनस का 0.4 ले लिया, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो वो क्या किया हमने, 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 1। इसी तरह से अगर वो अगला लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। इसकी अगेन स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ वही हमारे को बनाना है, तो y इक्वल टू हमने क्या बना दिया, इसका ग्राफ जो हमको बनाना था मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वापस, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और 1 पर ओपन है, तो ये बन गया। अब y इक्वल टू 1 से 2 का हमको ग्राफ बनाना है, 1 से 2, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो y का ग्राफ है x माइनस 1। तो x माइनस 1 हम जब जानते हैं कि x माइनस 1 का ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। ये किस तरह से आया, हमने शिफ्ट कर दिया 1 राइट में, तो ये x माइनस 1 का आ गया। या वैसे भी हम चेक कर सकते हैं कि एक लाइन हमारे को बनानी है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 हमको लाइन बनानी है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम जानते हैं। तो x की वैल्यू अगर एक बार मैंने 1 रख दी, तो x की वैल्यू 1 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। तो y की वैल्यू 0 आ गई, यानी ये 0 हो गई। और जब x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, तो ये 1 पर ओपन आ गया क्योंकि अपन को 2 ओपन कर। इसी तरह से आगे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला ग्राफ जो हमारे पास था वो क्या थी वैल्यू, जब x 2 से 3 के बीच में था तो वैल्यू क्या थी, x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 का आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये इस तरह से ग्राफ बनता जाएगा। इधर आएंगे तो इधर आएगा इस तरह से x प्लस 1, इधर से आ जाएगा तो ये इधर से आ जाएगा, तो ये आ गया x प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 2। तो इसका ग्राफ हम इस तरीके से बना सकते हैं। सपोज करो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले, ठीक है। इफ़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0.9 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर हम देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे बहुत तरीके से हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, 1.9 भी हो सकती है, 2.9 भी हो सकती है, प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस 2.9, प्लस माइनस 2.9, ठीक है। तो बहुत सारे की तरीके से वैल्यू हो सकती है। क्लियर, ध्यान ध्यान रखना है, यहाँ पर अपन को प्लस ही लेना है, सॉरी प्लस ही लेना है, 1.9 प्लस का 2.9। और अगर हमारे को किसी की फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू लिए तो ये माइनस का 0.1 भी हो सकता है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस का 0.1 हो जाएगा, या नेगेटिव में माइनस का 1.1 हो जाएगा, या नेगेटिव में लेंगे तो माइनस का 2.1। तो इन्फिनाइट्स वैल्यूज हैं इसकी। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, 0.9 प्लस 1.9 प्लस 2.9 प्लस 3.9 एट्सेट्रा। और अगर नेगेटिव में लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 0.1 या माइनस का 1.1 और माइनस का 2.1, इस तरह की इसकी वैल्यू आएगी। सेकंड लेते हैं, अगर इफ़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2.1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी पे आऊँगा कि इसकी प्रॉपर्टी पे अपन आ जाते हैं।
तो उसकी प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करें कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है, हमने ग्राफ से देखा इसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 से 1 के बीच में रहती है। इसका आउटकम क्या रहता है, 0 से 1 के बीच में। देखो ये आ रहा है, तो इसके आउटकम क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा। ये 0 से बड़ा या बराबर रहेगा या 1 से छोटा रहेगा। इसकी वैल्यू ना तो कभी 1 के बराबर होगी ना ही 1 से ज़्यादा होगी। सेकंड प्रॉपर्टी वही है x प्लस माइनस एम। एम यहाँ पे इंटीजर है, यानी अगर m 2.1 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही होता है, 3.1 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही होता है, 4.1 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 होता है। यानी अगर फ्रैक्शनल पार्ट में हम कोई इंटीजर जोड़ें या घटाएं तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। यानी x प्लस माइनस एम का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, x का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1। जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये वाली प्रॉपर्टी किसके बराबर थी, -1 के बराबर थी। अभी अपन ने पढ़ा। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2.1 प्लस 2 माइनस का 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट और ये, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया 0.1 और माइनस का 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.9। ये इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसके फंक्शन, क्योंकि इसका जो ग्राफ है बिल्कुल एक जैसा ही है, तो इसका पीरियड क्या कहलाता है 1 है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो 0 से लेकर 1 के बीच वाला जो ग्राफ है वही रिपीट हो रहा है बार बार, एज इट इज ये रिपीट हो रहा है। तो ये 1 के बाद 1 इंटरवल के बाद अपने आप के ग्राफ को रिपीट करता है, इसी को हम पीरियड कहते हैं। ये आगे जाके हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी तो मैं इसको थोड़ा सिंपल सा सीधा सीधा बता रहा हूँ कि इसका पीरियड कितना है 1 है। तो x के फ्रैक्शनल पार्ट का जो फंक्शन होता है उसका पीरियड क्या होता है 1 होता है। पांचवी प्रॉपर्टी है कि x, कोई भी नंबर x है उसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 2.1 है तो 2.1 में 2 तो क्या हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 0.1 क्या हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। या 2 की बात करें, x इक्वल टू 2 लिखा तो 2 क्या हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट उस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे आता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल पे। अगर किसी का फ्रैक्शनल पार्ट 2.1 है तो x की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि फ्रैक्शनल पार्ट 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट 2.1 है, यानी नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो x क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर x क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम आते हैं, इफ़ फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 0.2 है तो x की वैल्यू बतानी है 0 से 5 के बीच में। तो 0 से 5 के बीच में क्या क्या हो सकती है, किसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 5 के बीच में 0.2 होता है, 0.2 का ही होता है, फिर 1.2 का होता है, 3.2 का होता है, 2.2 का होता है, 4.2 का भी होता है, फिर 5.2 होता है जो कि क्रॉस कर जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ रही है x की 0.2, 1.2, 3.2, 2.2, 4.2। तो कितनी वैल्यूज आ गई, 5 वैल्यूज आ गई। तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 5 हो गए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट अगर -0.2 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन हमने अभी पढ़ा कि 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, यानी फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और 0 से 1 के बीच में होता है, 1 भी नहीं होता है। तो नेगेटिव तो होने का सवाल ही नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू क्या हो गया 5। ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारे पास क्या दे रखा है कि इस तरह से हमारे को एक एग्जाम्पल दे रखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x and the fractional greatest integer of x comma x are in APA, then if x is not equal to 0 तो x की वैल्यू हमको निकालनी है। x 0 नहीं है, ये दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।